शादी की पहली रात थी। मेरी विधवा ननद मेरे कमरे में आकर रोने लगी और फिर उसने मेरे पति और इस घर के बारे में ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। अब मैं हर दिन अपने पति की जगह किसी और के लिए दुल्हन बनकर बैठी रहती थी। वह आदमी मेरा हाथ पकड़ लेता और फिर मेरे सर पर घूंघट रहती थी। लेकिन एक दिन मैंने वह घूंघट उतार दिया और उस आदमी का चेहरा देख लिया और फिर मेरे सामने वह हकीकत आई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि मेरा नाम गीता है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मेरे पापा मुंबई जैसे शहर में रहकर काम करते थे और हम लोग गांव में रहते थे। पापा वहां से हम लोगों को पैसा भेजा करते थे जिससे कि हम लोगों का गुजारा आराम से हो जाता था। मैं जब 18 साल की हुई तब मेरी सौतेली माँ ने जल्दीबाजी में मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे पापा मेरी शादी में आना चाहते थे लेकिन उन्हें कंपनी की तरफ से आने का छुट्टी नहीं मिला। उन्होंने कहा, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन फिर आपके लिए इस कंपनी में कोई काम नहीं है और अगर पापा की नौकरी छूट जाती तो फिर घर के हालात बहुत खराब हो जाते। इसलिए मेरे पापा मेरी शादी में नहीं आ पाए। मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी एक बेरोजगार लड़के से तय कर दी थी। उस लड़के का अपना घर था और उसके मम्मी पापा नहीं थे, लेकिन उसकी एक छोटी विधवा बहन थी जो कि उसी के साथ रहती थी। मेरे पति देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उनकी उम्र भी मुझसे डबल थी। वह कोई काम भी नहीं करता था, जबकि मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और अभी मेरी उम्र मात्र 18 साल थी। मेरा तो मन शादी करने को बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी और फिर जल्दीबाजी करके मेरी शादी कर दी गई। उन्होंने मेरी शादी एक गरीब और बदसूरत लड़के से तय कर दी थी। असल में जब मैं 8 साल की थी मेरी माँ घर छोड़कर भाग गई थी और उसी वक्त मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसमें माँ के कारण हम लोगों की बहुत ही बदनामी हुई थी। मुझे तो कुछ याद नहीं है, पर पापा मुझे अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारी माँ अपनी प्रेमी के साथ भाग गई है और तुम बहुत छोटी हो, इसलिए मुझे जल्द से जल्द दूसरी शादी करनी पड़ी। जब सौतेली माँ घर पर आई तो घर का सारा काम मुझसे ही करवाने लगी थी। मैं बहुत ही छोटी उम्र से ही घर का काम करने लगी थी। पापा तो नौकरी के कारण बाहर ही रहा करते थे, जिस कारण मेरी सौतेली माँ को जो मन होता वही मेरे साथ करती थी। और जब पापा हम लोगों से मिलने के लिए आते थे तब वो उनके सामने बहुत ही अच्छा बनने लगती थी, लेकिन जब वह नहीं रहते थे तब वह मुझे मारती थी, मुझे कहीं भी लेकर नहीं जाती थी। मेरे पास न तो ढंग के कपड़े थे और न ही किसी से बात करने वाला कोई साथी था। और उन्होंने यह भी मुझे कहा था, अगर मैं पापा से ऐसा बात बोलूंगी तो वह मुझे जान से मार देगी। इसलिए मैं चुप रहती थी। और फिर जैसे ही मेरी 18 साल हुई उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मेरी शादी ऐसे घर में हो गई थी जहाँ पर हमेशा बहुत ही गंदी बदबू आती रहती थी। इस घर का माहौल ऐसा था, कोई भी अच्छा इंसान इस घर में आना नहीं चाहता था। मेरे पति तो आलसी नंबर 1 थे। वह बस खाना खाते और सोए रहते थे, कभी कभी ही उठकर काम पर जाया करते थे। आस पड़ोस वाले हमेशा मेरे पति और ननद का मजाक उड़ाया करते थे। कोई भी लड़की उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती, पर मेरी सौतेली माँ ने मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर जब मैंने अपने पिता को यह सारी बात फोन पर बताने की कोशिश की तो मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा, तेरी शादी मैं जहाँ तय करूंगी वहीं तुझे करनी होगी। और मेरे पिता के आने से पहले ही उसने मेरी शादी के दिन तय कर दी। मेरे पिता मेरी शादी के बाद ही पहुंचे थे। वो बहुत ही गुस्से में थे, पर मेरी माँ को कुछ न कह सके और उनके सामने झूठ मूठ कर रोना रोने के लिए बैठ गई और बोली, अगर मैं इसकी शादी नहीं करती तो कल किसी की तरह ऊंच नीच हो जाती। सभी लोग मुझे ही बोलते कि मैं इसका ख्याल नहीं रखा। अब तो मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपनी ससुराल चली आई थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी मेरी ननद मेरे पास आई और बोली, भाभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे यह बात बोलूं, क्योंकि आज आपकी शादी की सुहागरात है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा, क्या बात है, खुलकर मुझे बताओ। तब वह बोली, भाभी मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे लगा कि आज ही तो मैं इस घर में आई हूँ और न जाने मेरी ननद अब मुझसे क्या कहना चाहती है। फिर वह बोली, भाभी मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, मतलब आज मेरा आप यह काम कर दो, फिर मैं आपको कभी कुछ भी नहीं बोलूंगी और हमेशा वक्त पड़ने पर
आपका साथ दूंगी। आपको कोई भी काम होगा तो मैं कर दूंगी, मतलब मेरे काम कर दो, मैं मुसीबत में हूँ। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, बताओ भी कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर मैं अपनी ननद से कहा, देखो, आज की रात अपने भाई को मेरे कमरे में मत भेजना। उसने कहा, ठीक है। और फिर वो चली गई। उसके बाद मैं बेड पर आकर लेट गई। पूरी रात मेरा पति माधव कमरे में नहीं आया। न जाने मेरी ननद ने उन्हें कमरे में ना आने के लिए किस तरह से मनाया होगा, क्योंकि मैं शादी के वक्त देखा था कि माधव की नजर मेरे चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। वह बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन माधव मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। वह रात बीत गई और फिर अगली रात को जब मैं और मेरे पति सो रहे थे, आधी रात को आवाज आई, जिसे सुनकर मेरी नींद टूट गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आई है। मैंने माधव की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सोया हुआ था। फिर मैं उठकर दरवाजा खोलकर बाहर आ गई, परंतु बाहर में कोई नहीं था। और फिर आकर अपने कमरे में लेट गई कि अचानक से मेरी नजर खिड़की पर गई तो मैं वहां पर देखा, मेरी ननद वहां पर खड़ी थी। वह मुझे इशारों से बाहर बुला रही थी। मैं बाहर निकली और उनके कमरे में चली गई। वह मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई और रोने लगी और बोली, भाभी, मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगा इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है, कहीं इसके प्रेमी ने इसको धोखा तो नहीं दे दिया है। मैंने बोला, बताओ क्या बात है। उसने कहा कि हमारे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। तब से ना पढ़ाई कर पाए और ना ही भाई पढ़ाई कर पाया। हम दोनों भाई बहन इधर उधर से मांग कर खाया करते थे। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की थी। कभी कभी मेरी चाची को दया आ जाती, हम दोनों भाई बहन को थोड़ा सा खाना दे देती थी, लेकिन उसके बदले वह मुझसे घर का पूरा काम करवाती थी। पूरे मोहल्ले वाले हम दोनों भाई बहन पर हंसा करते थे। बहुत ही मजबूरी में हम दोनों भाई बहन का बचपन बीता है। ना जाने उससे पूछा कि तुम यह सब मुझे क्यों बता रही हो। तुम सीधी सीधी बात बताओ, आखिर तुम्हें मुझ क्या बताना है और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उसने कहा, हम जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके यह मकान खरीद पाए हैं, पर इसमें हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है। पर हमारी कमाई इतनी ही कम है कि हम इस कर्ज को कभी उतार नहीं पा रहे हैं। तभी मुझे यह कर्ज उतारने के लिए एक तरकीब सूझी, जो कि मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था। उसके बाद मेरी ननद ने जो भी मुझे कहा, वह सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आजकल के समय में भी लोग कैसे इन सब बातों पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, मुझे अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना था। और मुझे उनकी बातें सुनकर ऐसा भी लग रहा था कि कोई झूठी कहानी बता रही है। मैं बिल्कुल भी इस तरह की कहानियों में विश्वास नहीं रखती थी। मैंने उससे कहा, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन उसने मुझे कहा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। फिर उसने मुझे बताना स्टार्ट किया और कहा कि वह कुछ समय पहले एक तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक उसे एक ऐसी विधि बताई जिससे उसके पास पैसे आ जाएंगे और वह अपना कर्ज उतार पाएगी। उसने कहा, इस विधि में एक सुहागन औरत सुहाग का जोड़ा पहनकर रात में अकेले कमरे में बैठी रहेगी और वहां एक आदमी आएगा, उसका हाथ पकड़कर उससे बातें करेगा। इस विधि से उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। मैं ये विधि करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इस विधि को भी अपने ही नियम थे। नियम यह था कि औरत सुहागन होना चाहिए और वह औरत उस आदमी की तरफ नजर उठाकर बिल्कुल ना देखे। लेकिन मैं तो विधवा हूँ और मैं जैसे यह विधि किया, उसका असर मुझ पर उल्टा पड़ गया। मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। करीब 3 महीने तक मैं बेड पर पड़ी रही और फिर जब मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हुई तब मैं फिर उस तांत्रिक के पास गई। उसने मुझे कहा, तुमने इस विधि के नियम को सही से नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हुआ। लेकिन अगर अब तुम्हारे घर में कोई यह नियम सही तरीके से नहीं करेगा तो तुम्हारे घर में एक एक करके सभी की मौत हो जाएगी। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए और एक बार दूसरा मौका दीजिए। फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अब तुम्हें यह विधि बहुत ही समझदारी के साथ करना होगा, नहीं तो 2 महीने के अंदर तुम्हारे घर के सारे लोग एक एक करके मर जाएंगे। मैं तो अपनी ननद की बात सुनकर एकदम से सन्न रह गई थी। मेरी ननद ने कहा, भाभी, अब आप इस सब घर की हिस्सा हो, अगर यह विधि पूरी नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करती हूँ। उसने कहा, भाभी, तभी तो मैं इतनी रो रही थी, हम सब मरने वाले हैं।
मुझे लगा ही था कि आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे और यह विधि पूरा नहीं करोगे। आपको हमारे घर से एक गंदी बदबू आती होगी। हमारे घर से मीट की बदबू तब से आने लगी थी जब से मैंने यह विधि गलत तरीके से कर दिया था। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आता है तो आप घर की साफ सफाई करके देख सकते हो। चाहे आप कितनी भी अच्छी तरीके से सफाई क्यों ना कर लो, परंतु यह बदबू नहीं जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की मैं ये रस्म कर पाऊं, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं विधवा हूँ। अब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैंने कहा मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो और फिर मैं अपने कमरे में चली आई। अगले दिन मैंने सोच लिया था कि सुबह उठने के साथ ही पूरे घर की सफाई करूंगी। दूसरे दिन मैं अच्छी तरीके से पूरे घर की सफाई की और घर के सारे कपड़े को धो डाले, लेकिन बदबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने ननद को देखा, देखते हुए अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। मैं ननद के पास जाकर बोली कि मैं तांत्रिक से मिलना चाहती हूँ। यह सुनते ही मेरी ननद का चेहरा फीका पड़ गया। मैंने कहा मैं इस तरह से बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती हूँ। तुम मुझे तांत्रिक के पास लेकर चलो। और फिर मेरी ननद मुझे लेकर एक जगह पर गई जहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। काफी ढूंढने के बाद वो तांत्रिक ननद को नहीं मिला। ननद ने कहा लगता है तांत्रिक ये जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए हैं। मैं उनसे इसी जगह पर मिला करती थी। जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा था कोई तांत्रिक की जगह होगी। मैं सोच में पड़ गई, अगर मेरी ननद ने सही कहा है तो मेरी भी मौत हो जाएगी। मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। रात को जब मेरे पति सो गए, मैं उठकर अपनी ननद के कमरे में चली गई। मैंने अपना दुल्हन का जोड़ा पहन लिया और मेरी ननद ने एक मोटे कपड़े का घूंघट मुझे उड़ा दिया। उसने कहा कि इस प्रक्रिया के दो नियम हैं। एक तो सुहागन औरत को दुल्हन का जोड़ा पहनना होता है और दूसरा नियम यह है कि वह उस आदमी की तरफ बिल्कुल भी आंख उठाकर ना देखे। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां पर बैठी हुई थी, तभी एक आदमी मेरे पास आए और मेरे हाथों को पकड़ लिया। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मेरी ननद ने कहा कि यह रस्म मैं कर चुकी हूँ, वह आदमी और कुछ भी नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी घबराना मत। लेकिन न जाने क्यों मैं ज्यादा घबरा रही थी। मेरी ननद तो 32 साल की थी, लेकिन मैं केवल 18 साल की थी। अब वह आदमी मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। वह काफी रो रहा था और मुझसे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। उसकी आवाज मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी, बस हल्के हल्के रो रहा था। पूरी प्रक्रिया होने के बाद वह चला गया। मैंने देखा मेरी झोली पर ढेर सारे पैसे रखा गया था। मेरी ननद ने सारे पैसे अपने पास रख लिए। अब यह रोज रोज होने का हो गया था। मेरे पति बहुत ही आलसी थे, वह कोई भी काम करना ही नहीं चाहता था। मुझे उनकी यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं लग रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी उनके साथ रहने के लिए। कभी कभी मेरा मन होता था कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मैं कहाँ चाहती। मेरे पापा तो बाहर रहते थे और मेरी सौतेली माँ तो मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। इसलिए ना चाहते हुए मुझे मजबूरन इस घर में रह रही थी। कभी कभी मैं अपने पापा को फोन पर बात भी कर लिया करती थी, लेकिन मैं उनसे क्या कहती, अपना हाल चाल बताती और फोन को रख देती थी। अब यह प्रक्रिया रोज रोज चलने लगा था। एक दिन मैंने माधव से पूछा कि इस घर का कितना खर्चा बाकी है। वह मेरी बात सुनकर हैरत में पड़ गया। मैंने कहा ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो। उसने कहा यह तो हमारी खानदानी घर है, हम इस घर के लिए कर्ज क्यों लेंगे। फिर मैं मन ही मन सोचने लगी, मेरी ननद ने तो कहा था, लेकिन मेरी ननद ने तो मुझसे यह कहा था कि इस घर को खरीदार के चक्कर में बहुत कर्ज हो गया है। कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। पर मेरे पति की आंखों में मुझे साफ साफ ऐसा लग रहा था कि मेरे पति सच बोल रहे हैं। और ना जाने क्यों मुझे भी एहसास होने लगा कि मैं उन्हें हर रात धोखा दे रही हूँ। शादीशुदा होने के बाद भी पूरी रात मैं उनसे दूर रहती हूँ और एक गैर मर्द मेरा हाथ पकड़कर रहता है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस राज का पता करके ही रहूंगी। आखिर मेरी ननद मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी। कोई गैर मर्द मेरे कमरे में रोज आता था और मैं उसे देखती भी नहीं थी। आखिरकार वह कौन है। आज रात मैंने अपने घूंघट में एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर रात हुई तो जैसे वह आदमी मेरे कमरे में आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं उस छेद से देखने लगी और फिर जैसे ही मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी तो मेरी तो होश उड़ गए। वह आदमी मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफी मांग रहा था और फिर रोने भी लगा था, लेकिन मैं तो उसका चेहरा देखकर ही थर-थर कांपने लगी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता थे। अब मैंने अपना घूंघट हटा लिया। यह देखकर वह घबरा गया और वहां से जल्दी से निकलकर भाग गया।
अब मैं बड़ी बड़ी आंखों से अपनी ननद की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, यह सब क्या माजरा है? तुमने मुझसे इतने बड़े झूठ क्यों बोले? आखिर बात क्या है? सच बताओ। तुम मेरे पापा को जरूर ही किसी चीज में फंसा कर रखी हो और उन्हें ब्लैकमेल कर रही हो कि पैसे ले रही हो। और मेरे पापा मुझे किस चीज की माफी मांगते हैं? वह मुझसे इतनी धीरे धीरे बातें करते हैं। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। अगर मैं उनकी बात पहले दिन ही सुन लेती तो मुझे समझ में आ जाता, क्योंकि मैं अपने पापा की आवाज को पहचानती थी। मेरी ननद ने मुझे बस इतना ही बोला, जाओ जाकर अपनी माँ से पूछो। इन सब में तुम्हारी सौतेली माँ का पूरा हाथ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर का चक्कर क्या है। मैं पूरे गुस्से में आ गई, सीधा सीधा अपने घर चली गई और जाते साथ ही मैंने अपनी सौतेली माँ से पूछा, आप मेरी ननद के साथ मिलकर मेरे साथ कौन खेल खेल रही है? मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं पुलिस में जा रही हूँ। अपनी जिंदगी भर मेरे ऊपर जुल्म किया और अब क्या चाहती हूँ कि मेरी आगे की जिंदगी भी नर्क बन जाए? वह मेरी बातों से डर गई और फिर मुझे कहने लगी, तुम्हारे पापा का एक दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है और वो अपनी संपत्ति को उसके नाम कर दिए हैं और उस समय अपना सारा पैसा लुटा रहे हैं। मैं तो बस अपने हक का पैसा हासिल करने के लिए यह खेल रची थी। मैंने कहा, मेरे पापा ये सब करने के लिए मान कैसे गए? माँ ने कहा, वह औरत बीमार है और हमने तुम्हारे पापा को कहा कि अगर एक सुहागन औरत के पास जाकर आप माफी मांगेंगे और उसे पैसे देंगे तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया। मैंने तुम्हारी ननद को अपने साथ मिला लिया था। मुझे अपनी सौतेली माँ की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। यह दोनों एक नंबर की धोखेबाज है। मेरे पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। मैं अपने घर के आसपास भटकने लगी। पापा निकलकर जब जाने लगे तो मैं उनका पीछा करने लगी। फिर मैंने देखा पापा किसी औरत के घर पर जा रहे हैं। मैं वहां पहुंच गई और दरवाजा खटखटाने लगी। जब मेरे पापा ने दरवाजा खोला तो मुझे देखकर चौंक गए। वह औरत बिस्तर पर पड़ी थी और बीमार थी। मैं उस औरत के पास गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरे सर पे मानो आसमान टूट पड़ा था। यह औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी, मेरी असली माँ, जो 8 साल की उम्र में ही किसी और के साथ भाग गई थी। मैंने कहा, पापा अब वक्त आ गया है, आप मुझे सच सच बताओ। मेरे पापा ने कहा, जब तुम 8 साल की थी तो मैं गलत रास्ते में भटक गया था और एक औरत के चक्कर में तुम्हारी माँ को घर से भगा दिया था। उस वक्त तुम्हारी माँ बहुत रोई, मेरे आगे बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन मुझे एक जरा तरस नहीं आया। उसने मुझे कहा था मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और फिर उस औरत के जिसके चक्कर में फंसा हुआ था उसे शादी करके घर ले आया। लेकिन सालों के बाद जब तुम्हारी माँ मुझे इस अवस्था में मिली तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और अब मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुझ पर जुल्म ढाती थी। मैं तेरी माँ को वापस घर लाना चाहता था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता तेरी सौतेली माँ ने तेरी शादी माधव से करवा दी और जब तेरी सगी माँ को यह सब पता चला तो बेचारी बीमार पड़ गई। सौतेली माँ ने तुम्हारी नंद के साथ मिलकर यह तांत्रिक वाला खेल रचा। मैंने पापा को कहा, आप उन्हें तलाक भी दे सकते थे, फिर आपने उन्हें तलाक क्यों नहीं दिया? और अब मैं अपनी माँ के पास गई, उनका हाथ पकड़ लिया। मेरी माँ मुझे देखकर अपने गले से लगा लिया। मैं आज बहुत ही खुश थी और अब मेरे पापा ने मेरी सौतेली माँ को तलाक देकर उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं अपनी सगी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। माधव पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो गए थे। मैंने उसे प्यार से समझाया तो वह सब बातें समझ गए थे। मुझे यह समझ में आ गया था कि माधव दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन गलत संगत में पड़ जाने के कारण उनकी आदत गलत हो चुकी थी। लेकिन अब सब सही हो चुका था। मेरी मेहनत रंग लाई और मेरे प्यार ने माधव को पूरी तरह से सुधार कर रख दिया था। अब उसने एक किराने की दुकान खोल ली थी। मैंने अपनी ननद की शादी फिर से करवा दी और उसे उसके ससुराल भेज दिया। वह भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। अब मेरे जीवन में सभी कुछ सही हो चुका था। कभी कभी मेरी सौतेली माँ मुझे रास्ते में दिखाई दे देती थी, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के मोहल्ले में ही घर ले लिया था। वो मुझसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।